आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। रमज़ान में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, जैसे डायबिटीज़ और दिल के मरीज़। तो आज हम बात करेंगे उन हार्ट पेशेंट्स की जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन अपनी बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख पा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ वहाब। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है रमज़ान से जुड़ा हुआ या फिर कोई हार्ट पेशेंट है आपके घर में तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें इंतज़ार है आपके सवालों का। डॉक्टर आरिफ, जैसे हमने कहा कि अभी हम बात करेंगे रमज़ान की और हार्ट पेशेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते। तो ये बात करेंगे कि हार्ट पेशेंट्स रोज़े रख सकते हैं या नहीं, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या रोज़े रखने से पहले उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई सलाह लेनी चाहिए कि रोज़े रखने हैं या नहीं? जी तरन्नुम, देखिए, अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई मरीज़ है और आप सोच रहे हैं कि आपको रोज़ा रखना है या उनको रोज़ा रखना है, तो आम तौर पे हम लोगों की हिदायत ये होती है कि आप कम से कम 1 महीने पहले अपने डॉक्टर से मिलें। अच्छा। उनसे एडवाइस लें, उनको बताएं कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं और फिर डॉक्टर आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से वो आपकी डाइट, आपके ड्रग्स, आप क्या खाना खाएंगे, इसको वो मॉडिफाई करेंगे जी। तो उसके अलावा जो भी रोज़े में प्रॉब्लम्स आ सकती है वो आपको बताएंगे। तो ओवरऑल आपको, अगर आपका प्लान है कि रोज़ा मुझे रखना है तो 1 महीने पहले डॉक्टर से मिलें जी। वो आपको एक सलाह देंगे कि आप रोज़ा रखने लायक हैं या नहीं, क्योंकि रोज़ा जो है वो उनको ही रखना चाहिए जो इस हालत में है कि उसको पूरा कर सकें, उन्हीं के लिए फ़र्ज़ है। तो ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलके एक सलाह ले लें कि आपकी बॉडी इस स्ट्रेस को झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी जी। और इसके लिए आपको कम से कम 1 महीने पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। अच्छा, क्या इसमें हार्ट पेशेंट्स में भी ऐसी कैटेगरी है कि कुछ लोग रोज़ा रख सकते हैं और कुछ लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं? जी, देखिए, आम तौर पे जो हम लोग अपने क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में जिन मरीज़ों को देखते हैं उनको 3 या 4 प्रॉब्लम होती है। एक वो मरीज़ होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, एक वो मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं जिसे कहते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जिनका हार्ट वीक हो गया है किसी भी वजह से, चाहे उनको हार्ट अटैक हो गया था या उनको और कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनका हार्ट कमज़ोर हो गया था। तो ये 3 किस्म के मरीज़ होते हैं जिनके ऊपर जो आमतौर पे हमारे पास आते हैं और हमें एक एडवाइस देनी होती है कि वो क्या करें, रोज़ा रखें या ना रखें। तो मैं इन तीनों के बारे में मेनली बताऊंगा। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल्ड है, उनका ब्लड प्रेशर कोई फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है सुबह शाम, और उनको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं, जैसे कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं हो गई है या फिर जो है आप देख रहे हैं कि उनको कोई एक लंग्स में पानी नहीं आया है जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं जी। वो नहीं हुआ है, तो आप अपना, अगर आपने प्लान किया है कि रोज़ा रखना है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी कि जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस है, नसों में ब्लॉकेजेस हो गए। तो ऐसे मरीज़ जो कि सिम्टम फ्री हैं, मतलब कि अपने इलाज ले रहे हैं और कोई और उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है अपनी रूटीन काम करने में, आप अपना रूटीन काम करते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ में हैं और आपको कोई चेस्ट पेन नहीं होता, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी सांस ज़्यादा फूल जाती है, और ये इलाज आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने से आप ले रहे हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 1 से 1.5 महीने के दौरान आपको ये प्रॉब्लम हुई है कि आपके सीने में दर्द बढ़ गया है या आपकी मेडिसिन्स बढ़ गई हैं या आपको ये लगता है कि आपकी सांस ज़्यादा फूलने लगी है, तो आपको अमूमन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तीसरे किस्म के जो मरीज़ हैं वो हैं जिनके हार्ट कमज़ोर हैं,
मतलब उनके फंक्शंस कम हैं। तो ये वो मरीज़ हैं जिनको ख़ास तौर से इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो इस लायक मतलब इतना स्ट्रेस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनको डाइट में और बाकी मेडिसिन्स का बहुत कंट्रोल चाहिए। तो अगर आप इस किस्म के मरीज़ हैं तो आपको अपने जो भी ड्रग्स हैं उसको मॉडिफाई करवा लीजिए। उसके अलावा आप सिम्टम फ्री होने चाहिए 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक। आपकी मेडिसिन्स नहीं बढ़ी होनी चाहिए 1 से 1.5 महीने में। आप बिल्कुल आराम से अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हो तभी आप रोज़ा रखें, अदरवाइज़ आप रोज़े से परहेज़ करें। लेकिन बेस्ट एडवाइस यही है कि कोई भी अगर आप किसी भी तरह के मरीज़ हैं हार्ट के, तो रोज़ा रखने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। उनकी एडवाइस जो भी हो उस पर जाएं। वो आपके बेस्ट आदमी हैं बताने के लिए कि आप रोज़ा रखने लायक हैं या नहीं है। जी, जैसे आपने बताया कि अगर कोई हार्ट पेशेंट रोज़ा रखना चाहता है तो 1 महीने पहले अपने डॉक्टर के पास जाए और सलाह ले। इसके अलावा आपने कुछ और बातें भी बताई, लेकिन अगर इसके अलावा हम प्रिकॉशंस की बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रिकॉशंस के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसको वक्त पे लें। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और मान लीजिए कि आप दिन में 3 टाइम मेडिसिन ले रहे हैं तो रोज़ों में ये मुमकिन नहीं है। हाँ। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको ये बताना है कि मैं 3 टाइम मेडिसिन ले रहा हूँ, तो आपके डॉक्टर उसको कोशिश करेंगे कि आपको 2 टाइम कर दें या 1 टाइम कर दें। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप मान लीजिए 1 दिन पहले गए रोज़े के शुरू होने से, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ। आपको डॉक्टर को इतना टाइम देना होगा कि वो ड्रग को मॉडिफाई करे और उसका असर देख ले और ये देख ले कि आप वो दवा खाने के बावजूद आप स्टेबल रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही है, प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है। तभी आपको वो कहेंगे कि आप वो दवा कंटिन्यू करिए और वो दवा फिर 2 टाइम या 1 टाइम वो डॉक्टर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा परहेज़ आपको बताया जाता है जी। उस परहेज़ का आपको और ख्याल रखना है। अगर जैसे पानी के बारे में आपको बताया गया है, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं कि आप पानी 1 लीटर पी सकते हैं या 1 से 1.5 लीटर पी सकते हैं। तो रोज़ों में तो आपको वैसे ही आपको पानी कम पीना है, उसमें परहेज़ आपको बताया गया है। लेकिन फिर साथ में आपकी एक दवा भी चल रही होती है जिससे आपके यूरिन ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको पानी के बारे में भी बताएंगे और जो आपकी मेडिसिन होती है आम तौर पे वो थोड़ी सी कम कर दी जाती है, तो वो उस मेडिसिन को कम कर देंगे ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आप ठीक रहें, आप बिल्कुल फटीग ना हो जाएं, आप डिहाइड्रेटेड ना हो जाएं और वो दवा को मॉडिफाई करके चेक कर लेंगे कि आप उतनी दवा पे स्टेबल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी दवा को मॉडिफिकेशन हुआ है वो आप चेक कर लें। जो भी आपको प्रिकॉशंस बताए गए हैं उसको आप बहुत ध्यान रखें और ख़ास तौर से पानी के ऊपर कुछ मरीज़ इस तरह के होते हैं जिनको पानी का ख़ास तौर से परहेज़ रखना होता है, उसको आपको और ध्यान रखना है। जी, जैसे आपने बात की परहेज़ की, तो परहेज़ की बात करें तो जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने रोज़ा रखा है, दिन भर से कुछ खाया नहीं है, तो शाम को इफ्तार के वक्त हम कुछ भी खा सकते हैं, बैलेंस हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसने कुछ नहीं खाया है और अचानक से वो, अगर हम इफ्तार की बात करें तो बहुत फ्राइड चीज़ें भी खा ले रहा है या नॉनवेज भी खा ले रहा है, तो वो उस पर किस तरह से असर करेगा? जी, देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं और जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं खाया तो अब आप कुछ भी खा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं उसको, चाहे इफ्तार हो चाहे सेहरी हो, आपको फॉलो करना है, उसको बिल्कुल बाय वर्ड्स फॉलो करना है जो जैसा बताया गया। अगर आपको कहा गया कि नमक कम खाना है तो जो भी आप खाना खाएंगे नमक कम होगा। अगर आपको कहा गया कि पानी कम पीना है तो पानी उतना ही कम पीना है। दूसरी बात ये रही कि कितना खाना है, तो खाने को आमतौर पे हमारी एडवाइस ये होती है कि आप ऐसा समझें कि जो भी खाना है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें जी। एक हिस्से को आप इफ्तार में खाएं, एक हिस्से को आप सेहरी में खाएं। क्या खाएं? खाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस डाइट लें, जो बैलेंस हर चीज़ के पोर्शंस होते हैं और हर जो जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक पोर्शन होना चाहिए, एक पोर्शन फैट का होना चाहिए, एक पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए।
ये आप बिल्कुल बराबर बराबर से लें। ऐसा ना सोचे कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं या फ्राइड आपने ज़्यादा खा लिया, ऐसे नहीं होता। जो भी है आप बराबर बराबर पोर्शन सारे लें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि पानी का जितना आपको बताया गया है उसके हिसाब से पानी लें। नमक अगर आपको बताया गया है कम लेने के लिए तो आप नमक लें। ऑयल्स में आप ये करें कि आपको मेनली जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं उसको आप अवॉइड करें, है ना। ये अफ्तार में बहुत कॉमन है कि हम डीप फ्राइड बहुत ले लेते हैं, तो डीप फ्राइड का अवॉइड करें। उसकी जगह आप रोस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं, बेक्ड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपका जो फैट कंटेंट है वो कम रहेगा और विद इन लिमिट्स रहेगा। साथ में जैसे जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये वो फैट्स हैं जो कि कहे जाते हैं कि बेनिफिशियल हैं, इसको आप इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इसको इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसे हम कहते हैं कॉफ़ी हुई या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हुई या फिर आप चाय लेते हैं, इसको कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपको यूरिन ज़्यादा आता है तो आपका डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर एक तरफ से तो आप पानी कम पी रहे हैं, फिर आप जैसे चाय पियेंगे, यूरिन आपको ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको आप कम इस्तेमाल करें। जी। जो कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। अमूमन आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक डाइट में अराउंड 7% सैचुरेटेड फैट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आप पॉलिश्ड राइस होता है, इस सब को कम इस्तेमाल करें, तो आप बेहतर रहेंगे। जी डॉक्टर आरिफ, आपसे और भी बातें करेंगे हार्ट पेशेंट से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर आरिफ, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पटना से, निहाल। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रहा था कि असल में मेरे लेफ्ट साइड में जी सीने के पास, गर्दन और सीने के बीच में पहले दर्द होता था जी। फिर उसके बाद ये गर्दन में भी पूरा बहुत ज्यादा दर्द होता था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया भी, एक कार्डियोलॉजिस्ट को जी। तो उन्होंने ECG भी किया और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जांच कराया, लेकिन उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे गर्दन में और अब ये दाहिने बाजू में और पीठ और गर्दन के बीच बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है। अच्छा। और मैं अभी रोजा रख रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई और टेस्ट वगैरह कराना चाहिए क्या? देखिए, आम तौर पे ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपका अगर पेन लेफ्ट साइडेड में है तो ये हार्ट का पेन होगा, है ना। ये एक गलत जिसे कहें कि लोगों की सोच है। आमतौर पे क्या होता है कि जिसे हम क्लासिकल चेस्ट पेन कहते हैं, वो आपका सीने के बीच में होगा और आपको चलने पे होगा जी। तो ये इसकी क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और चलने के बाद अगर आपको पेन होता है, रुकने पे ठीक हो जाता है, तो ये ज़्यादा चांस है कि ये हार्ट का पेन है जी। तो जिस तरह का आप दर्द बता रहे हैं, ये लगता नहीं है मुझे कि ये हार्ट का पेन है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने जो भी आपको एडवाइस दी है वो ठीक एडवाइस है। अगर आपको बहुत शुबा है तो एक स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसे हम ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, आप उसको कर लें। उम्मीद है कि वो भी नेगेटिव आएगा और वो नेगेटिव होने के बाद आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई हार्ट की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो आपने कोलेस्ट्रॉल का कहा था वो ठीक है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो ये मेरे पास डाटा आपका नहीं है, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपकी ठीक हैं। जिस तरह का आपने पेन बताया, लगता नहीं है कि वो हार्ट का पेन है। जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से। हेलो। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं रमज़ान की और हार्ट पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो रोज़े रख रहा है तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट होंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए,
ऐसा नहीं है कि आप रोज़े रख रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रेस में हैं और आपको बॉडी को सिर्फ प्रॉब्लम होगी या कुछ प्रॉब्लम बढ़ेगी। जी। ठीक है, आम तौर पे जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि अगर आप इसके लायक हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं और आपने रोज़ा रखा है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आए हैं। ख़ास तौर से ये देखा गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड में है तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज होने में या दवा को उसको कम करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है तो कोलेस्ट्रॉल में जो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो होता है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है एचडीएल। तो देखा यह गया है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको वज़न को मेंटेन करने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। आम तौर पे अगर आप रोज़े रखते हैं और डाइट ठीक से ले रहे हैं तो ये देखा गया है कि 1.5 से 3.5 किलो वेट लॉस आम तौर पे हो जाता है अगर आप ठीक से खाते हैं। जी। मतलब ये कि एक बैलेंस डाइट लेते हैं और अगर आप उसको मेंटेन करें तो आपका वेट लॉस भी मेंटेन हो जाता है। जी। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं जैसे कम होते हैं तो ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल सिर्फ रमज़ान में कम हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ये देखा कि हम ऐसे कि कोलेस्ट्रॉल आगे कैसा रहेगा, तो जब उन्होंने ये स्टडी करी तो ये देखा गया कि जो मदद आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में रमज़ान में मिलती है वो रमज़ान के बाद भी बरकरार रहती है। अच्छा। अगर आप डाइट को ठीक से फॉलो करते रहें। तो आम तौर पे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर हो जाते हैं, बीपी हाई साइड में है तो वो आपका कंट्रोल हो जाता है, बॉडी वेट आपका कम होता है, साथ में जो एक्स्ट्रा फैट है या फैट लेवल्स हैं वो कम रहते हैं। तो ये ख़ास तौर से इन चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है रमज़ान में। जी। एक कॉलर हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ी हैं, साहब जान। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरा एज 62 ईयर्स है जी। 22 ईयर्स से मुझे शुगर है। आपको शुगर है? शुगर है जी। आपका सवाल क्या है? जी। हमारा सवाल ये है कि हमारे ये पवा का पैर ऐसा सूज जाता है, सो गए टेम्पो जब वाक करे तो कम आता नहीं तो पैर ऐसा सूज जाता है ऐसा। आपने जो मैंने सुना आपने अपनी एज 82 ईयर्स बताई। 62 और आपके पैर में सूजन आ जाती है तो ये जी ये बैठे बैठे आ जाती है या सुबह में बैठे स्टेप आती है और वाक करे तो सो गए स्टेप पर कम आती है। अच्छा, आपको सांस फूलती है आपकी चलने पे? हाँ, चलने पे तकलीफ होता, ज्यादा नहीं। अच्छा, वाक ज्यादा नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपने जो बताया कि पैर में सूजन आ जाती है, तो पैर में सूजन क्यों आ जाती है उसके कई वजूहत होते हैं। उनमें से एक वजह हार्ट की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पैर में जो सूजन आ रही है उसका ताल्लुक हार्ट से हो, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप एक इको टेस्ट करा सकते हैं। उस इको में पता चल जाएगा, अगर हार्ट के फंक्शन ठीक होंगे तो ये कम चांस है कि आपके पैर की सूजन का ताल्लुक हार्ट से होगा। कुछ और भी टेस्ट की आपको ज़रूरत होगी। एक किडनी के टेस्ट की ज़रूरत होगी जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, और एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। तो आमतौर पे अगर ये 3 टेस्ट आप करा लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पैर की सूजन की वजह क्या है। जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं श्रीनगर से, इस्माइल। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरे को कमर में दर्द रहती है, बैक साइड में। अच्छा जी। मुझे कमर में दर्द रहती है, लोअर बैक साइड में जी। इसके अलावा कोई और सवाल है आपका? आज हम हार्ट पेशेंट्स की बात करें। रात को सोने वक्त टांग में दर्द होती है, नी कैप में। जी। जी, वैसे तो आज हम हार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका सवाल है कि बैक साइड में पेन रहता है और नी कैप में इन्हें कभी कभी पेन होता है। तो अब इनके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर लो बैक पेन है
और नी कैप में पेन है तो प्रोबेबली अगर ऑर्थोपेडिक्स वालों को दिखाएं, हड्डी वालों को दिखाएं, तो वो सही से बता पाएंगे कि क्या चीज़ है। मैं इस वक्त तो हार्ट के लिए ही रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो बेहतर वही होगा कि ये इससे रिलेटेड डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें दिखाएं, उनसे सलाह लें। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं हार्ट पेशेंट्स की, और आपने शुरू में हमें बताया कि अगर कोई रोज़े रखना चाहता है तो रमज़ान शुरू होने के 1 महीने पहले डॉक्टर के पास जाए और सलाह ले ले। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई सलाह नहीं लेता है और हार्ट का पेशेंट है, रोज़े रख लेता है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, हार्ट के मरीज़ों के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो चीज़ें क्या होती हैं कि आप वक्त पे दवा खाएं, जो डाइट आपको बताई गई है वो आप सही से लें, और जो परहेज़ बताए गए हैं वो उसको मेंटेन करें। अगर आपने अपने डॉक्टर से नहीं मिला है, अपने हिसाब से आपने रोज़ा रख लिए, तो इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप मान लिए दोपहर में मेडिसिन खाते थे, आप मेडिसिन अब वो नहीं खा पाएंगे, उसका इफ़ेक्ट आप डिलेड आएगा। अब डिलेड इफेक्ट आने की वजह से जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपको मान लिए कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दोपहर में दवा लेनी थी और आपने दवा नहीं ली, तो इस ड्यूरेशन में ड्रग का इफेक्ट नहीं है और आपका बीपी हायर साइड में चला जाएगा। फिर दूसरा मसला ये भी है कि कितनी दवा आपको इसलिए दी जाती है कि लंग का कंजेशन कम रहे। आपने उस टाइम में दवा नहीं खाई और लंग का कंजेशन बढ़ जाएगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एंजाइना होता है और आप उसके लिए नाइट्रेट्स ले रहे होते हैं, अमूमन 4 बजे या 3 बजे आप नाइट्रेट्स लेते हैं, आपने नाइट्रेट्स नहीं ली, फिर आपकी वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ेंगी और आपको एंजाइना की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो जिस प्रॉब्लम से जो आप दवा खा रहे हैं आमतौर पे, क्योंकि उस टाइम पे आप दवा नहीं खाएंगे और वो उसकी जो प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं वो आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। अफ्तार के टाइम या अफ्तार के बाद ये चीज़ें बढ़ी हुई हो जाती हैं। जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। टाइम बहुत कम है, लेकिन चलते चलते उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी मैडम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। मेरी दी को शुगर है। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें कौन कौन सी सब्जी वो खा सकती है? जी ताहिर साहब, आज हम बात करें आज हम बात कर रहे हैं हार्ट पेशेंट्स की। हम ज़रूर अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा डॉक्टर लाएं जो आपके सवाल का जवाब दे पाएं और शुगर पे बात कर पाएं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आरिफ, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तरन्नुम। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।